हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं और अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट के स्टूडेंट हो, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग एईसी पेपर फर्स्ट में जिस स्टूडेंट ने एमआईएल हिंदी रखा है उसके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक क्या होगा तो देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से होगा। यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले भाषा कह लीजिए या फिर ध्वनि कह लीजिए, हम इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यहां से आपके पेपर में चाहे वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कुछ भी बनाया जाए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कुछ भी बनाया जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जाए, यानी कि तीनों तरीके के प्रश्न जो भी आपके पेपर में इस टॉपिक से पूछा जाएगा, तुम इस क्लास को ध्यान से कर लो। लगभग 1 घंटे की ये क्लास होने वाली है, ठीक है। अगर आप इस क्लास को शिद्दत से कर लेते हो, आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं। और ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी को हेल्प मिल सके और आपका एक प्यारा सा सपोर्ट हमें भी मिल जाए। और अंत में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पर जो डिस्कस करेंगे वह आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की ध्वनि एवं उनके प्रकारों पर टिप्पणी करें। देखिए, अब हिंदी है तो हमें किस भाषा को जानना है? हिंदी भाषा को जानना है। अब आखिर भाषा क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो इसमें जो है, मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं यह भाषा के रूप में आपके सामने मैं व्यक्त कर रहा हूं। अर्थात कहें तो ध्वनि कह लीजिए या भाषा कह लीजिए, यह एक माध्यम है, यानी कि यह एक साधन है जिसके माध्यम से हम क्या कर पाते हैं तो अपने विचारों को या फिर अपनी भाषाओं को या फिर अपने शब्दों को आपके बीच क्या कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो यह किसके माध्यम से मैं बोल पा रहा हूं? ध्वनि के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से। और मैं जब बोल रहा हूं तभी तो आप मेरे बातों को समझ पा रहे हैं, मेरे विचारों को समझ पा रहे हैं। तो इसी माध्यम को, इसी साधन को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है या भाषा कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ध्वनि या भाषा के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहां पर हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए हिंदी भाषा में आप सभी को पता है कि मूल रूप से कितनी ध्वनियां हैं या कितने वर्ण हैं। ध्वनियों के बारे में ना पता हो तो ना पता हो, लेकिन आपने ग्रामर में जरूर पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में, कि हिंदी में जो है कितने वर्ण है भाई साहब। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। लेकिन अगर मैं बात करूं कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल जो है हिंदी में 59 ध्वनियां या फिर 59 भाषा या फिर 59 वर्ण है। लेकिन मूल रूप से हिंदी भाषा में कितनी ध्वनि मानी जाती है तो 52 ध्वनियां मानी जाती है, जिसे हम लोग कई भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जैसे कि स्वर हो गया, जैसे कि व्यंजन हो गया, ये सारी ध्वनियां हैं। हम इन सभी टॉपिकों को आगे पढ़ेंगे कि स्वर ध्वनियां क्या होती है, व्यंजन ध्वनियां क्या होती हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि हिंदी में मूल रूप से 52 ध्वनियां हैं और कुल ध्वनियों की बात करी जाए जब तो 59 ध्वनियां हैं। अब आइए बात करते हैं ध्वनि के प्रकारों के संबंध में। तो देखिए, ध्वनि के प्रकार के संबंध में अगर मैं बात करूं तो ध्वनियों को हम मूल रूप से कितने भागों में बांटते हैं? आप कहोगे सर 3 भागों में। सबसे पहला है आपका स्वर ध्वनि, इसके बाद है व्यंजन ध्वनि और इसके बाद है आयोगवाह ध्वनि। देखिए, आपने स्वर वर्ण तो पढ़ा होगा, व्यंजन वर्ण तो पढ़ा होगा, आयोगवाह के बारे में भी अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस चीज को जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आज के इस क्लास में मैं आपको स्वर ध्वनियां या फिर स्वर वर्ण के बारे में बता देता हूं, व्यंजन वर्ण, इसके बाद आयोगवाह क्या होता है, इन सभी चीजों को जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग स्वर ध्वनि को, कि स्वर ध्वनि किसे कहते हैं। तो देखिए, स्वर ध्वनि जो है भाई साहब, यह एक प्रकार का वैसा ध्वनि है जो स्वतंत्र माना जाता है। देखो, स से स्वर और स से स्वतंत्र, याद रख सकते हो। स्वर ध्वनियां जो है यह क्या है तो एक तरीके से कहे तो यह ध्वनि किसी पर आश्रित नहीं होता है, किसी के सहायता से व्यक्त नहीं किया जाता है। यह क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो अगर आपको पूछा जाए स्वर ध्वनि किसे कहेंगे तो आप क्या कहिएगा? वैसी ध्वनियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर ध्वनि कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में ऐसी कौन कौन सी ध्वनियां हैं जिसे आप स्वतंत्र रूप से देख पाते हैं? जैसे कि अ है, या देखिए अगर आप अ बोलते भी हो तो यह मुंह में जो है कहीं पर जाकर के छूता नहीं है,
आपके उच्चारण के समय या आपके मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूता है। ये डायरेक्टली क्या होता है, बाहर आ जाता है। आ कहिए, आ कहिए, ई कहिए, ई कहिए, ए कहिए, ए कहिए, ओ, औ, ये सारी की सारी जो है बिल्कुल स्वतंत्र ध्वनियां है भाई साहब। यह आपके उच्चारण के समय मुंह के किसी भी अंगों को नहीं छूता है। तो उम्मीद करता हूं आप स्वर ध्वनियों को समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं व्यंजन ध्वनि की। तो देखिए भाई, व्यंजन ध्वनियां एक प्रकार की वैसी ध्वनियां हैं जो क्या होता है, तो इसे सहायता की जरूरत होती है। अब किसकी सहायता, तो भाई साहब यह स्वर ध्वनि की सहायता से व्यक्त की जाती है। ये बात याद रख सकते हैं, स्वर ध्वनि जो कि स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन ध्वनि किसकी सहायता से व्यक्त की जाती है, तो स्वर ध्वनि की सहायता से। कहोगे सर कैसे होता है, तो देखिए व्यंजन वर्ण की अगर मैं बात करूं या व्यंजन ध्वनि की, तो आपका जैसे है क, आप का ऐसे ही लिखते हो, लेकिन ये जो है भाई साहब, ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, क्या आपने कभी सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा होगा। अगर आपने सोचा है तो आपको पता होगा कि सर यह क हलंत अ से बना होता है। किससे बना होता है, यानी कि आधा क हलंत जब लग जाए किसी भी शब्द में तो वह आधा हो जाता है। तो आधा क और आ, ठीक है, ये बात समझ में आई। आधा क और अ जब आपस में मिल जाता है, ये संधि कर लेता है, तो क्या हो जाता है भाई साहब, ये पूरा क बन जाता है। और यह है आपकी व्यंजन ध्वनि। क्या है यह, क्या आपकी व्यंजन ध्वनि है। और यहां पर देखिए ये जो अ लगा है यहां पर, यह अ क्या है, तो भाई साहब अभी आपने पढ़ा है कि यह स्वतंत्र होता है, तो यह स्वर ध्वनि है। तो बताइए इस क को किसके साथ मैंने जोड़ा, तो स्वर ध्वनि के साथ जोड़ा, तो ये जो है मूल रूप से एक व्यंजन ध्वनि बन गया। तो उम्मीद करता हूं व्यंजन ध्वनि भी आप समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं आयोगवाह ध्वनि की। तो देखिए आयोगवाह ध्वनि जो है यह बीच का काम करता है। कहोगे सर कैसे बीच का काम करता है, तो यह एक प्रकार की वैसी ध्वनि होती है जो ना तो कहे तो पूरी तरीके से यह स्वर वर्ण होता है, और ना ही जो है यह क्या होता है, तो पूरी तरीके से आपका व्यंजन ध्वनि होता है। यह बात समझ में आई, ना तो पूरी तरीके से क्या होता है, स्वर ध्वनि होता है, ना ही पूरी तरीके से व्यंजन ध्वनि होता है। ऐसे ही वर्णों को क्या कहा जाता है, या वैसी ही ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो आयोगवाह ध्वनि कहा जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि सर ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर के रूप में पूरी तरीके से व्यक्त होती है और ना ही व्यंजन की तरफ से व्यक्त होता है। तो देखिए वैसी ध्वनियां जैसे आप अनुस्वार लगाते हो, क्या लगाते हो, अंग, अंग को क्या कहा जाता है, अंग को कहा जाता है भाई साहब आयोगवाह ध्वनि। आप जैसे कहते हो अह, अह, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। तो भाई साहब यह जो है क्या होता है, तो यह भाई साहब आपके आयोगवाह ध्वनि में आ जाता है। आगे जैसे अनुनासिक, अर्थात कहने का मतलब ये कि जिसका उच्चारण ज्यादातर जो है नाक के प्रयोग से हो, जैसे चांद बिंदु लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, चांद बिंदु लगाते हैं, तो ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं, अनुनासिक में आ जाते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी ध्वनियां जो है भाई साहब ये किसके रूप में आता है, आयोगवाह ध्वनि के रूप में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि आयोगवाह ध्वनि क्या है। एक बार हम रिपीट कर लेंगे, देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं। स्वर ध्वनियां क्या होती है, तो स्वतंत्र मानी जाती है। इसके बाद बात करेंगे, देखिए तो व्यंजन ध्वनियां जिसे हम लोग किसके सहायता से व्यक्त करते हैं, स्वर वर्ण की सहायता से या स्वर ध्वनि की सहायता से व्यक्त करते हैं। आयोगवाह ध्वनि कैसी होती है, तो यह वैसी ध्वनि होती है जो ना तो पूरी तरीके से स्वर होता है और ना ही पूरी तरीके से क्या होता है, व्यंजन होता है, जैसे कि अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अब देखिए यहां पर मैं आपको हर एक टॉपिक का जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन आज के क्लास में करवाने वाला हूं। मैं इस टॉपिक को जो है पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट करूंगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। आप लोग अंत तक बने रहेंगे तो मैं पूरे टॉपिक को आज के इस क्लास में कवर करने वाला हूं। अब आइए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो यहां से जो अगला प्रश्न बनाए जा सकते हैं वह है स्वर ध्वनि एवं उसके प्रकारों पर टिप्पणी करें। यानी कि स्वर ध्वनि क्या है हमें इसके बारे में बताइए, साथ ही साथ इसके जो प्रकार हैं हमें इसको समझाइए। यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सर क्या लिखेंगे इसका आंसर। देखिए अभी मैंने आपको स्वर ध्वनि के बारे में पढ़ाया है कि यह एक प्रकार की वैसी ध्वनि होती है जो स्वतंत्र मानी जाती है, लेकिन इन ध्वनियों में भी कई सारे पार्ट्स हैं। सर पार्ट्स क्या है, तो देखिए स्वर ध्वनि को हम लोग जो है मूल रूप से 3 भागों में बांटते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा सर 2 ही भाग में बांटा जाता है, एक ह्रस्व स्वर होता है और दूसरा जो है भाई साहब आपका क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। और हिंदी व्याकरण में जो है आपने पढ़ा होगा, तो क्या पढ़ा होगा, एक पढ़ लिया होगा आपने प्लुत स्वर। लेकिन मैं यहां आपको एक चीजें अलग पढ़ाने वाला हूं। ये ध्वनियां हैं तो इसे हम लोग ध्वनि के रूप में पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इसके पहले प्रकार पर। तो इसका जो पहला प्रकार है जिसे हम लोग मूल या फिर ह्रस्व स्वर ध्वनि कहते हैं। अब ह्रस्व मतलब क्या होता है, समझो यहां पर ह्रस्व का मतलब होता है जिसके उच्चारण में कम समय लगे, यानी कि यह एक प्रकार की वैसी ध्वनि होती है, वैसी स्वर ध्वनियां होती है जिसके उच्चारण में क्या होता है,
तो बहुत कम समय लगता है। और साथ में एक और बात याद रखनी है कि जिसका विभाजन जो है नहीं किया जा सकता है। अब ऐसी ध्वनियों को हम लोग कौन सी ध्वनि कहेंगे? आप कहोगे मूल ध्वनि या फिर ह्रस्व स्वर ध्वनि कहेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे अ है, अ कहते हैं तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। बोलकर देखिए, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तब समझ पाइएगा जब इसे प्रैक्टिकली लीजिएगा। आप आ बोल कर देखिए, मेरे साथ बोलिए आ आ आ। जब आ बोलते हैं तो ये क्या होता है? ये बहुत जल्द हमारे मुंह से निकल जाता है। जैसे कहते ई ई ई, बहुत जल्द हमारे मुंह से निकल जाता है। जैसे कहते ऊ ऊ ऊ, बहुत जल्द हमारे मुंह से निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी ध्वनियां, और इसे टुकड़ा भी नहीं किया जा सकता। क्या इसका विभाजन संभव है? आपको बताइए, किसमें खंड करेंगे? किसी में ताकत है जो इसे खंड कर सकता है, किसी में ताकत है जो इसे विभाजित कर सकता है, तो सर नहीं कर सकते हैं। तो अर्थात कहें तो ऐसी ध्वनियों को हम लोग कौन सी ध्वनि कहेंगे? तो मूल या फिर ह्रस्व स्वर ध्वनि कहेंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर ध्वनियां। तो दीर्घ स्वर ध्वनि नाम से ही बड़ा है। क्या है? दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। और बड़े चीजों को क्या किया जा सकता है? खंडित भी किया जा सकता है। बड़े चीजों को क्या किया जा सकता है? खंडित, यानी कि बांटा भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है। अर्थात कहे तो यह भाई साहब क्या है? तो एक प्रकार की वैसी ध्वनि है जिसके उच्चारण में सबसे पहले ज्यादा समय लगता है और इसका विभाजन भी संभव है, इसे विभाजित भी किया जा सकता है। ऐसी ध्वनियों को हम लोग कौन सी ध्वनि कहेंगे? तो दीर्घ स्वर ध्वनि कहेंगे। अब ऐसा कौन कौन सा शब्द है? कह लो, अपने मुंह से बोलिए मेरे साथ। आ कहते हैं, देखिए समय लगता है। आ कहते हैं, समय लगता है। ई कहते हैं, समय लगता है। ऊ ऊ ऊ कहते हैं, समय लगता है। रिह रिह कहते हैं, समय लगता है। अब जैसे कि देखिए, इसे खंडित कैसे किया जा सकता है? तो आ जो है भाई साहब आपका, आ यह किससे बना है? अ से और आ से मिलकर बना है। आपका दीर्घ ई जो है, यह ई और ई, देखो जब बोलते हैं ना तो इसमें ही यह सारा चीज छुपा हुआ है। ई ई ई आता है कि नहीं आता है? तो इस तरीके से जब आप इसे बोलिएगा तो इसे रियलाइज कर पाइएगा कि आखिर ये चीजें क्या है। देखो, हिंदी को समझ पाना, हिंदी को पढ़ना, ये बहुत कठिन काम है। वैसे आपकी बोलचाल की भाषा है तो आप इसे बहुत आसान में ले लेते हो, लेकिन यह इंग्लिश से कहीं ज्यादा भारी है। इसलिए इसे आप अच्छी तरीके से तब समझ पाइएगा जब इसे अपने आप पर रियलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कहो ऊ कहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ऊ को 2 बार बोल रहा हूं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो ऐसी ध्वनियां क्या कहलाएगी? दीर्घ स्वर ध्वनि कहलाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। आपका जो कि तीसरा स्वर ध्वनि कौन सी है? तो वह है संयुक्त स्वर ध्वनि। संयुक्त की बात करें तो देखिए, यह एक प्रकार का दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर जो है आपका क्या है? एक प्रकार का दीर्घ स्वर है, क्योंकि दीर्घ में भी आपने देखा कि इसमें क्या होता है? इसका विभाजन संभव है और साथ ही साथ जो है यह इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। उच्चारण में क्या लगता है? ज्यादा समय। ठीक उसी प्रकार से संयुक्त स्वर ध्वनि जो है, इसके उच्चारण में भी क्या होता है? तो ज्यादा समय लगता है। बस फर्क इतना है कि यह अलग अलग स्वरों से मिलकर बना होता है। अब अलग अलग स्वर क्या है? सपोज जैसे मान लीजिए आपका क्या है? ए तो आप लोग पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे। ए जो है आपका भाई साहब, यह किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है? किन किन वर्णों से मिलकर? आप कहोगे सर आ से और हर्ष ई से जो है क्या बनता है? ए बनता है। ए की बात करूं तो ए किससे बनता है? आप कहोगे सर आ से और ए से, यह क्या बन जाता है? ए बन जाता है। आप कहोगे ओ सर किससे बनता है? ओ कहकर देखिए, समय लगता है कि नहीं? तो भाई साहब अ से बनता है, उससे बनता है, अ से बनता है, उससे बनता है। औ की बात करें तो औ किससे बनता है? आप कहोगे सर अ से बनता है, उससे बनता है, अ से बनता है, उससे बनता है। क्या बनता है? तो औ बनता है। तो इस तरीके के जो शब्द होंगे, इस तरीके के जो वर्ण होंगे, इस तरीके की जो ध्वनियां होगी, उसे कौन सी ध्वनियां कहेंगे भाई साहब? तो आप कहोगे इसे संयुक्त स्वर ध्वनि। क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर ध्वनि इसे कहा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप तीनों ध्वनियों को समझ गए होंगे। स्वर ध्वनियों में सबसे पहला आपने देखा मूल या ह्रस्व स्वर ध्वनि, जिसके उच्चारण में क्या होता है? कम समय लगता है और इसका खंडन नहीं किया जा सकता। दूसरा दीर्घ स्वर ध्वनि, जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, इसे खंडित भी किया जा सकता है। और आपका संयुक्त स्वर ध्वनि क्या है? तो संयुक्त स्वर ध्वनि वैसी ध्वनि है जो क्या होता है? तो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना होता है, एक प्रकार का यह दीर्घ स्वर ध्वनि है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग व्यंजन ध्वनि की। तो देखिए, व्यंजन ध्वनि के बारे में तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि वह वैसा ध्वनि है जो किसके सहायता से? तो स्वर ध्वनि की सहायता से व्यक्त किया जाता है। अब आइए इसके प्रकारों पर, व्यंजन के प्रकारों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जहां से पेपर में पक्का प्रश्न बनाए जाएंगे। तुम छाप के रख लो कि सर ने बताया था
और यहां से पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। परंतु सवाल आता है कि प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर, जैसे हम बोल रहे हैं तो इसे उच्चारित कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में कहते हैं। तो किसी भी चीज की जो है उच्चारित करना, उस उच्चारण के आधार पर अगर बात करें तो व्यंजन ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है, हमें उसको समझना है। तो देखिए, जब भी आप व्यंजन ध्वनि की बात आए आपके सामने और उच्चारण की बात कही जाए तो कुछ भी मत करना, आप अपने मुंह की तरफ नजर डालना। किसकी तरफ? मुंह तो जानते हो ना भाई, अपना मुखड़ा, ठीक है, फेस, जिस पर बार बार क्या पोतते हैं भाई साहब? क्रीम पोतते हैं आप लोग, है कि नहीं? अच्छा दिखना चाहिए ना, तभी तो लाइक कमेंट्स आएगा, नहीं तो फिर तो कमेंट्स लाइक नहीं आना है। चलिए, इसके लिए आप क्या करोगे, मुंह के कुछ अंग को जान लीजिए। यदि आप अपने मुंह के कुछ अंगों को जान लेते हैं तो यह समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने इसीलिए ये फिगर लगाया है। देखिए, यहां पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहां से आपके जो है ये मुंह का भाग है, ये क्या है आपका मुंह का भाग, यहां से जो है आपका ये ऐसे मुंह का भाग है, और ये आपकी जिह्वा है। ये क्या है? बीच वाला जो है आपका, यहां से ध्यान से देखो, मैं फिगर में यहां पर जिह्वा को रेड से इंकित कर रहा हूं, और ये जो है आपका ये अनुनासिक से मतलब आपके नाकों से लटकती हुई ये आपका क्या है? तो ये आपका जो है ये आपका मुंह हो गया। यहां पर देखिए, तो ये भाग जो है आपका क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। ये भाग क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। इसके बाद कंठ से जस्ट ऊपर जाइएगा तो आपका तालू है, जिसे हम लोग तारू कहते हैं गांव घर में, ठेठी भाषा में। और तालू से जस्ट आगे जाइएगा तो वह भाग आपका मूर्धा कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। इसके बाद जो है आपके मुंह में दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। इसके बाद क्या होता है? आगे आ जाइए तो लिप्स होती है, ओठ होता है, जहां पर क्या लगाते हो भाई? लड़कियां सब क्या लगाती है? मोबिल पोतती है कि नहीं? लोल पहना लगाती है। आगे बात करें तो देखिए, यहां से जो ध्वनियां नाक से निकलती हो उसे नासिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक ध्वनि कहते हैं। तो ये कुछ भाग हैं आपके मुंह के। उम्मीद करता हूं आपने मुंह की जो भाषाएं हैं या मुंह का जो अंग है इसको समझ लिया होगा। अब देखिए, यहां से आप कखारा तो पढ़ते हैं, कखा गगा तो सभी को आता होगा, कखा गगा चाचा जाजा ये सभी को पता है। अब जैसे मैंने इधर से चलना प्रारंभ किया है, मैं चलना भी यहीं से प्रारंभ करूंगा। जैसे क की बात करें, कखा गगा, यहां पर काफोर कंठ, काफोर क्या होता है? तो कवर्ग, काफोर कंठ, काफोर कवर्ग, यानी कि क ख ग घ में जितने भी वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, तो देखिए यहां पर ये सारी की सारी किस्में तो भाई साहब उच्चारण के स्थान पर बात करें तो कंठ से बोली जाती है। आप कहोगे कैसे? आप बोल कर देखो। क बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट हमारे कंठ से आवाज बाहर निकल रहा है। क ख ग घ अंग, आप बोल के देखिए, ऐसा लगता है कि भाई साहब पूरे जो है डायरेक्टली कंठ से आपके आवाज निकल रहे हैं। आपको देखो ये रट्टा नहीं मारना है, आप अपने मुंह की प्रतिक्रियाओं से इसे समझ सकते हो, उच्चारण का स्थान बता सकते हो। अब दूसरा नंबर कखा गगा के बाद क्या आता है बताइए? आप ही बताइए। चछा जजा आता है। कहोगे सर चछा जजा आता है, जिसे हम लोग चवर्ग कहते हैं। तो चवर्ग का क्या होगा उच्चारण स्थान? आप कहोगे सर कंठ से, कंठ के ऊपर आकर के क्या होता है? तालु होता है। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। देखिए आप च कहिए, च कहते हैं, क्या कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जीभ मुड़कर जो है हमारे ऊपरे वाले भाग में, यानी कि मुंह का जो ऊपर वाला भाग है, यहां पर देखिए मुंह का जैसे कि ये ऊपर वाला भाग होता है, तो जब आप क्या कहते हो? च कहते हो तो जीभ ऐसे मुड़ता है कि नहीं? जीभ क्या होता है? ऐसे मुड़ता है, और ये आपको कहां छूता है? तो तालु को छूता है। किसको छूता है? चा कहते हैं तो, छ कहते हैं तो, जा कहते हैं तो, झ कहते हैं तो, या कहते हैं तो, ऐसा लगता है कि क्या होता है? तो हमारी जीवा जो है ये तालु को स्पर्श करती है। इसीलिए चवर्ग का उच्चारण स्थान मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो आपका जो है तालु हो जाएगा। आगे बात करते हैं मूर्धा। देखिए मूर्धा क्या होता है? तो तालु से जस्ट आगे वाला जो हिस्सा होता है, टा कहते हैं, टा 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 टा, तो ऐसा लगता है दांत, जहां से ये आपके दांत को छू जाएगी जीभ, उससे थोड़ा सा अंदर और आपके तालु से थोड़ा सा जो है बाहर की तरफ, ये बीच वाला हिस्सा जो होता है आपका मूर्धा कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्धा। और देखिए चछा जजा के बाद क्या आता है? तो टठा डडा आता है, टवर्ग जिसको कह लेते हैं हम लोग। क्या कह लेते हैं? टवर्ग। तो टवर्ग का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा हो जाएगा। याद रहेगी आप लोगों को। देखिए पेपर में यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो बनाए ही जाएंगे, लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की तो वो भी पूछा जा सकता है। तो आपको कैसे लिखना है आंसर, ये चार्ट बनाकर मैं आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल इसे समझ लेते हैं। आगे बात करते हैं टठा डडा के बाद क्या आता है भाई? तथा ददा आता है, तवर्ग। अब देखिए ता कह के देखिए, ऐसा लगता है जीभ जो है आपके दांतों को छूता है। किसको छूता है? दांत को छूता है।
तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि तवर्ग त थ द ध न, इसका उच्चारण स्थान जो है ये कहां पर है, तो दांत है, दंत है। आगे एक बच जाता है आपका पवर्ग। क्या बच जाता है, पफ बबा। पफ बबा की बात करें तो आप प कह के बिना ओठ सटाए हुए प कह के दिखा दो, पॉसिबल है क्या? बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट से सभी के सभी बोलो, क्लास में ही बोलिए आप लोग। प कह के बताइए, बिना ओठ सटाए हुए, दोनों ओठ को अपनी हाथों से पकड़ लो और प कह कर बताओ, क्या संभव होगा? नहीं होगा। यानी कि पफ बबा जो है आपका, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। बिना ओठ को सटाए हुए आप नहीं बोल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इस चार्ट को देख लीजिए, यहां पर मैंने हर एक चीजों को इंकित कर दिया है। आप इस चार्ट का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। यहां पर किसका उच्चारण स्थान कंठ है, किसका तालव्य है, किसका मूर्धन्य है, किसका दंत है। ये सब दंत कहने का मतलब दांत हो गया, मूर्धन्य कहने का मतलब मूर्धा हो गया, तालव्य कहने का मतलब तालु हो गया, और कंठ कहने का मतलब कंठ हो गया, ओष्ठ कहने का मतलब ओठ हो गया, और श्रावण्य व्यंजन जिसे हम लोग नाक के तरीके से बोल सकते हैं, श्वास के तरीके से, श्वास के आधार पर बोला जाता है ऐसे व्यंजन को। ठीक है, इस तरीके के शब्द जो है आपने हिंदी में देखा होगा कभी ना कभी किताब पढ़ने के दौरान। विशेषता आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ये एक्सटर्नल कुछ मैंने ऐड कर दिया है, अगर आप इसे याद करना चाहो तो कर सकते हो, और छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। जैसे कि का खा गा गा, ठीक है। और का जो है इसे दो तरीके से आप देखे होंगे किताबों में लिखा हुआ है, का ऐसा होता है और एक का में जो है यहाँ पर नीचे बिंदी लगी होती है, तो इस टाइप से। और साथ ही साथ हा देखिए, हा का भी उच्चारण स्थान जो है कंठ से ही है। हा कहते हैं तो डायरेक्ट आवाज जो है क्या होता है, कंठ से बाहर निकलता है। इसके बाद तालव्य स, तालव्य स की बात करें, तालव्य स से सीधा सीधा मतलब है कि तालु है। इसके बाद देखिए मूर्धन्य स, मूर्धन्य स किससे, मूर्धा से। इसके बाद बात करें ला 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 ला, क्या होता है भाई, दांत को जो कौन छूता है, आपका जीभ छूता है। फिर बात करें दंत स, दंत स तो यहां पर सीधा सीधा दंत आ जाता है, दंत आ जाता है। तो जब भी आपके सामने ऐसा है जो है, वैसे ही बात करें क्या, वाह 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 कहते हैं, बिना ओठ सटाए हुए वाह कह के दिखा दीजिए, पॉसिबल नहीं है। क्या होगा, ओठ तो अपना आकार लेगा ही, शेप बनाएगा ही, तभी वाह कह पाओगे, नहीं तो ना कह पाओगे। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है आपका क्या है, तो अगला है आपका अवरोध के आधार पर व्यंजन ध्वनि। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखना। अब कहोगे सर क्यों, तो देखिए अवरोध के आधार पर, अवरोध मतलब क्या होता है, रुकावट। अवरोध मतलब क्या होता है, रुकावट। अब रुकावट के आधार पर या अवरोध के आधार पर हम लोग व्यंजन ध्वनि को समझेंगे कि आखिर रुकावट के आधार पर व्यंजन ध्वनियां क्या है, कितने प्रकार की होती है। इन सभी प्रकारों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपसे पेपर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी पूछा जाए तो भी कर पाओगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाए फिर भी कर पाओगे। देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवरोध के आधार पर व्यंजन ध्वनि को तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला स्पर्श ध्वनि है, इसके बाद अंतःस्थ ध्वनि है, क्या है, अंतःस्थ ध्वनि, और इसके बाद जो है आपका तीसरा वह है उष्म ध्वनि। कौन सी ध्वनि है, उष्म ध्वनि। इन तीनों ध्वनि को पढ़ेंगे, बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्श ध्वनि की। ठीक है, स्पर्श ध्वनि की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, आप कहोगे सर स्पर्श ध्वनि की संख्या 25 होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है स्पर्श व्यंजन की या स्पर्श ध्वनि की संख्या। अब यह एक प्रकार की वैसी ध्वनि होती है जिसका जब भी हम उच्चारण करते हैं तो दो चीजें इसमें आपको बाधा डालती है, रुकावट डालती है। यह क्या रुकावट डालती है, तो देखिए सबसे पहला आपका जीभ, सबसे पहला आपका जीभ, और दूसरा क्या है, ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ। ये दोनों क्या करता है, तो आपके उच्चारण के समय आपके मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि क्या कहते हैं, हवा है, वायु है, उसे रोकने का काम करती है। क्या करने का काम करती है भाई, रोकने का काम करती है। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे, तो इसे अवरोध के आधार पर व्यंजन का प्रकार कहते हैं। और वह प्रकार कौन सा है, स्पर्श व्यंजन है। कहने का मतलब यह है कि यह एक प्रकार की वैसी ध्वनियां है जिसमें क्या होता है, तो जब भी हम शब्दों को या फिर ध्वनियों को उच्चारित करते हैं तो उच्चारण में जीभ या फिर निचला वाला होठ जो है या उच्चारण के स्थान को स्पर्श कर जाता है, और उच्चारण के स्थान को स्पर्श करके क्या करता है, तो यह वायु को रोकता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, देखिए कवर्ग। कवर्ग भाई साहब, कवर्ग कहने से मतलब होता है कख ग घ अंग, चवर्ग कहने से चछ ज ज य, टवर्ग कहने से मतलब टठ ड ढ अ, इसके बाद तवर्ग कहने से तथ द ध न, पवर्ग कहने से पफ ब म। ये सभी के सभी जो है 25 के 25, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन क्यों, अभी मैंने आपको पढ़ाया यहां पर कि यहां पर देखिए अगर कख ग घ पढ़ते हैं तो कंठ से डायरेक्ट ध्वनि निकलती है, चछ ज ज पढ़ते हैं तो आपकी जीभ तालु को जाके छूता है, टठ ड ढ पढ़ते हैं तो आपके जीभ जो है मूर्धा को जाके छूता है। उसी प्रकार से यहां भी ये सारी चीजें हैं।
अगर क्या करेगा, स्पर्श नहीं करेगा, स्पर्श नहीं करेगा तो ये ध्वनियां जो है क्या होगा, तो सही तरीके से उच्चारित नहीं हो पाएगी और इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला नंबर जो है आपका वह है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? देखो, अंतःस्थ व्यंजन एक वैसा व्यंजन है जिसमें क्या होता है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के दौरान जो सांस निकलती है उस सांस में बहुत कम अवरोध पैदा होता है। जैसे कि कहो या कहते हैं, या कहते हैं तो इसमें जो है क्या होता है, ये बहुत जल्दी बोला जाता है। र कहते हैं, र कहते हैं, र कहते हैं, र कहते हैं तो सांस में जो है बहुत कम रुकावट पैदा होती है। सांस में क्या होता है, ला कहिए, ला कहिएगा तो क्या होगा, व कहिएगा तो क्या होगा, बहुत कम रुकावट होती है। तो ऐसे जो है व्यंजन, उसे हम लोग कौन सा व्यंजन कहेंगे, अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि देखो, इसे आप क्या करो, इसको उच्चारित करने के लिए आप बड़ी आराम से समझ सकते हो। ऑब्जेक्टिव में जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो अंतःस्थ व्यंजन अगर आपको चुनने के लिए कहे तो आप क्या करना, अपने मुंह के पास अपनी हाथ को रख लेना। क्या कर लेना भाई, अपने मुंह के पास जो है अपनी हाथ को रख लेना और देखना कि शब्दों को जब उच्चारित करते हैं तो कितनी ज्यादा जो है ऊष्मा निकलती है, कितना ज्यादा गर्माहट बाहर निकलता है। जब कहोगे या कहते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कम जो है क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, गर्माहट सा हाथ पर महसूस होता है। तो जब भी ऐसा शब्द आपके सामने आए तो वह समझ जाना अंतःस्थ व्यंजन है। दूसरी बात, आगे बात करते हैं तो वह है आपका उष्ण या संघर्षी व्यंजन ध्वनि। देखिए यहां पर नाम ही है इसका उष्म। उष्म का मतलब गर्मी, यानी कि जहां ज्यादा गर्मी उत्पन्न होगा। कहिए आप, देखिए जो मैं शब्द कह रहा हूं आपको उच्चारित करने के लिए कहिए, तालाब्य सौ, तालाब्य सौ, तालाब्य सौ। जब भी कहिएगा आप मूर्धन्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ, हा, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा यहां पर क्या निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है। आप अपने हाथ को क्या करिए, अपने मुंह के पास रखिए और इन शब्दों को बोलिए, ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा गर्माहट सा आपके हाथ पर महसूस हो रहा है। तो ऐसे वर्णों को हम लोग क्या कहेंगे, या वैसी ध्वनियों को हम लोग क्या कहेंगे, उष्ण या संघर्षी व्यंजन ध्वनि। उम्मीद करता हूं आपको अंतःस्थ व्यंजन क्या है, अंतःस्थ व्यंजन ध्वनि और उष्ण संघर्ष व्यंजन ध्वनियां, ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, स्टार लगाना प्रश्न पर, ठीक है, पक्का छपने वाला प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको चुटकी में याद करा दूंगा। कहोगे सर कैसे? क्वेश्चन कहता है अल्पप्राण एवं महाप्राण व्यंजन ध्वनि को समझाइए। अब देखो, एक शब्द आपके सामने आया अल्पप्राण और दूसरा आया महाप्राण। देखिए अल्प को क्या लिख सकते हैं, ALP, अल्प, ठीक है, और महाप्राण MP, महाप्राण यानी कि MP। अब देखो इसमें 2 शब्द आए हैं, इसमें कितने शब्द आए हैं, 3 शब्द आए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं इसका, अगर स्पर्श व्यंजन से लिया जाए शब्द, स्पर्श व्यंजन से, जैसे कख गग च छ ज ट ठ ड, ये सब स्पर्श व्यंजन है। तो अगर यहां से लिया जाए तो इसमें से देखिए 3 ऐसे वर्ण होंगे जो आपका अल्पप्राण कहलाएगा, 2 ही ऐसा वर्ण होगा जो आपका क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। इसके अतिरिक्त भी और भी अल्पप्राण और महाप्राण से संबंधित जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल समझ लेते हैं हम लोग अल्पप्राण ध्वनि की परिभाषा। तो देखिए अल्पप्राण ध्वनि हम लोग किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा कि जब भी किसी शब्दों को आप बोलते हैं, जब भी आपको कोई वर्ण बोलना हो, कोई भी वर्ण या कोई भी ध्वनि आप बोल रहे हैं, जहां पर वायु कम मात्रा में बाहर निकले आपके मुंह से, तो आप समझ जाना कि वह क्या है, अल्प प्राण है। अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब बिना वायु का प्राण तो संभव है ही नहीं। है संभव? बताइए, अगर मैं आपको हवा रोक दूं तो क्या होगा, आपकी प्राण खत्म हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जहां भाई साहब कम वायु निकले, कम वायु की मात्रा हो, उसे हम लोग अल्प प्राण कहेंगे। अब ऐसे कौन कौन से शब्द हैं हम इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं महाप्राण को। तो महाप्राण यानी कि महा का मतलब अधिक, महा का मतलब जैसे कोई व्यक्ति बहुत महान है, मतलब क्या है, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए होंगे। कोई व्यक्ति बहुत धनिक है यानी कि क्या होगा, उसके पास बहुत ज्यादा धन होगा। अर्थात महा का मतलब क्या हो गया, महा का मतलब हो गया बहुत अधिक। प्राण का मतलब वायु, प्राण का मतलब वायु, बिना वायु का प्राण तो संभव नहीं है। अर्थात कहे तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक हो, श्वास आपके नाक से या फिर मुंह से भी आप सांस लेते हो, तो श्वास से निकलने वाली वायु की मात्रा जब अधिक होगी तो उसे महाप्राण कहा जाएगा। जैसे देखिए यहां पर कुछ शब्दों को आपको बताएंगे जो कि आपका सबसे पहले स्पर्श व्यंजन से होगा, इसके बाद
क्या कहते हैं, तो आपका अंतःस्थ व्यंजन से होगा, और इसके बाद जो है आपका किससे होगा, तो वह आपका उष्ण व्यंजन से होगा। ये तीनों चीज में हम लोग क्लियर कर लेते हैं, अल्प प्राण क्या होगा, महाप्राण क्या होगा। तो देखिए अल्प प्राण की बात करें तो मैंने पहले बताया था ALP इसमें 3 शब्द होंगे, और भाई साहब आपके जो है MP इसमें 2 शब्द होंगे। लेकिन कौन कौन से ऐसे शब्द होंगे, तो ये सारे के सारे जो है स्पर्श व्यंजन है, और स्पर्श व्यंजन में याद रखिएगा कि एक नंबर ए जो आता है 1 नंबर पर आता है। इसके बाद 1 3 5 आपका जो है यानी कि पहला नंबर जो वर्ण होगा वो, तीसरे नंबर का वर्ण जो होगा स्पर्श व्यंजन में वो, और इसके बाद 5वें नंबर का वर्ण जो होगा स्पर्श व्यंजन में वो। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे भाई साहब, ये आपके अल्प प्राण में। देख लो यहां पर मैंने लिखा है कि नहीं, का पहला होता है, का के बाद खा वो नहीं है, गा होता है तीसरा, इसके बाद सबसे लास्ट वाला होता है अंगा, च पहला, इसके बाद आता है छ जो नहीं है, इसके बाद आता है ज जो कि तीसरा है, इसके बाद झ वो भी नहीं है, इसके बाद या है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ गए होंगे कि 1 3 5 याद रखिएगा, 2 4 याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके अल्प प्राण और महाप्राण से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं यहां पर, देखिए कि वैसे कौन कौन से अंतःस्थ व्यंजन है, वैसे कौन कौन से अंतःस्थ व्यंजन है और उष्ण व्यंजन है जिसे हम लोग इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जितना भी आपका अंतःस्थ व्यंजन है भाई साहब, जितना भी अंतःस्थ व्यंजन है वह अल्प प्राण है। क्या है, अल्प प्राण है। और जितना भी याद रखिएगा, पॉइंट याद करने वाला याद कर लीजिएगा, जितना भी उष्ण व्यंजन है ये सभी के सभी क्या है, तो भाई साहब आप कहोगे महाप्राण है। और सीधा सीधा याद रख सकते हो, देखो अल्प में 3 शब्द होते हैं और महा में केवल 2 शब्द होता है कि नहीं होता है। याद रखने का ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर बताइए 2 बड़ा या 3 बड़ा, सर 3 बड़ा। तो यहां पर अंतःस्थ बड़ा या उष्ण बड़ा, उसमें केवल 3 शब्द, यहां पर कितने 5 शब्द। तो देखिए बड़ा वाला के साथ छोटा वाला के साथ, अब तो याद हो गया होगा। उष्ण में छोटा होता है, महा में भी छोटा शब्द है, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएगा। अंतःस्थ बड़ा तो अल्प भी बड़ा, ठीक है। अब ये यहां आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ये सीधा सीधा आपको याद रखना है, अंतःस्थ व्यंजन जितने भी हैं वो सभी के सभी अल्प प्राण में होते हैं, और उष्ण व्यंजन जितने भी हैं आपके सभी के सभी महाप्राण में होते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं, अघोष और सघोष। ये तो कई यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया है भाई, कई यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, और आपसे भी पूछा जाएगा, इसलिए तैयार कर लो। और ये तो और भी आसान है। देखो अघोष और सघोष, सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझ जाओ। अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। देखो भाई सघोष कहने का मतलब घोष के साथ, घोष सा मतलब साथ, और घोष घोष के साथ, यानी कि जिसे घोष कर पढ़ा जाता है। घोष कर मतलब जिस पर क्या होता है, जिससे काफी ज्यादा घर्षण होती है, काफी ज्यादा रगरम रग, उसी को घोष के ना कहते हो ना, कि रगड़ के पढ़ो, एकदम घोष घोष के पढ़ो, कहते हैं कि नहीं कहते हो। तो जब घोष यानी कि घोष घोष के पढ़ा जाए, ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्णों को, या फिर ऐसे ध्वनियों को हम लोग सघोष ध्वनि कहेंगे। और अ मतलब नहीं, और घोष यानी कि जिसे घोष कर नहीं पढ़ा जाए, जिसमें रगरम रगड़ा ना हो, उसी को क्या कहते हैं, तो भाई साहब आपका अघोष ध्वनि या अघोष व्यंजन वर्ण कहा जाता है। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अघोष या सघोष को, या फिर सघोष को ही हम लोग घोष भी कहते हैं। घोष व्यंजन ध्वनि क्या है, तो बात करते हैं घोष व्यंजन ध्वनि की। तो जिसके क्या होता है, जिसके उच्चारण में क्या होता है, तो स्वर तंत्रिका में कंपन होता है। यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी को हम लोग काफी घर्षण के साथ पढ़ेंगे, काफी घर्षण के साथ पढ़ेंगे, तो वहां पर कंपन होगा। क्या होगा, कंपन होगा। क्या होगा भाई साहब, कंपन। जैसे एक छड़ से छड़ टकराती है, तो इसमें क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण होता है तो क्या होता है, इस दोनों छड़ में कंपन होता है, कांपने लगता है, दोनों छड़ कांपने लगता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब भी आप किसी वर्णों का उच्चारण करो और जहां पर क्या हो, तो कंपन उत्पन्न हो स्वर तंत्रिका में, आप समझ जाना घोष वर्ण है या घोष ध्वनियां हैं। जैसे कहे तो देखिए सबसे पहले याद रखना, जितनी भी आपकी स्वर ध्वनियां हैं ये सभी के सभी घोष ध्वनि है। क्या है, सघोष कहिए या घोष कहिए। दूसरा बात करें स्पर्श व्यंजन में, तो स्पर्श व्यंजन में क्या सब आता है, क वर्ग आता है, इसके बाद च वर्ग आता है, इसके बाद ट वर्ग आता है, इसके बाद त वर्ग आता है, और इसके बाद प वर्ग आता है। ये सभी तो बार बार आप लोग अभी देखे हैं, पढ़े हैं।
लेकिन इसमें भी याद रखिएगा, इसमें भी 5 वर्ण होते हैं, 5 5 5 5, सभी में 5 वर्ण होते हैं। इसमें याद रखिएगा 3 लास्ट के जो 3 है आपके 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 और 3 4 5, यानी कि ये लास्ट वाला जो 3 शब्द होगा स्पर्श व्यंजन का, वह क्या कहलाएगा? सघोष कहलाएगा, घोष कहलाएगा। अब कहोगे सर कैसे? तो पढ़ के तो देखो। गा, गा जब कहते हैं गा, गा गा, घा घा, घा अंगा, तो जब ऐसा लगता है यहां पर, जब इसे पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि मुंह में क्या होता है? रगराहट सा होता है। लेकिन कहो क, क ये डायरेक्ट कहा जाता है। जैसे कहो च, च डायरेक्ट कहा जाता है। लेकिन कहते हैं गा, गा गा, तो ऐसा लग रहा है कि मुंह में क्या हो रहा है? कंपन सा हो रहा है, कांप सा रहा है मुंह। जैसे कहते हैं घा, घा घा, इसे क्या करो? तो बार बार घोष कर देखो, बार बार पढ़ के देखो, तभी इस चीज को आप समझ पाओगे। समझे कि नहीं? अब आइए बात करते हैं, ये तो आपका था स्पर्श व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में क्या है? तो अंतःस्थ व्यंजन में याद रखिएगा यड़ लब, यड़ लब, जितने भी आपके अंतःस्थ व्यंजन है ये सभी के सभी क्या है भाई साहब? अंतःस्थ व्यंजन जो है यह सघोष कहलाता है, घोष कहलाता है। कौन? या 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 या, रा 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 रा, ला 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 ला, वा 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 वा। जब आप कहते हो तो ऐसा लगता है कि मुंह में क्या होता है? कंपन होता है। फिर बात करें उष्ण व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है और उष्ण व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। लेकिन इसमें जो है केवल और केवल एक आपका हा है। हा 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 जब कहते हैं तो ऐसा लगता है मुंह में कंपित होता है, संघर्ष करना पड़ता है यहां पर, यानी कि सघोष है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बात करते हैं आपका अघोष, जहां पर घोषा नहीं जाता है। अघोष की बात करें तो यह एक प्रकार का वैसा वर्ण है जिसके उच्चारण में क्या होता है? तो स्वर तंत्रिका जो है आपका कंपित नहीं होता है। सघोष में क्या होता है? होता है, अघोष में नहीं होता है। जैसे आप कहो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, कह लो, ऐसा लगता ही नहीं है कि मुंह में जो है कुछ भी कंपन हो रहा है, ये डायरेक्ट आपके मुंह से निकल जाता है, जल्दी निकल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहलेंगे? इसी को हम लोग अघोष कहलेंगे, जिससे घोषा नहीं जाता है। इसके साथ साथ यहां पर कुछ उष्ण व्यंजन जो कि आपका तालाब स्व है, मूर्धन स्व है, दंत स्व है, इसमें भी क्या होता है? तो ज्यादा घोषने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? तो उष्ण व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए एक और क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और वह है आपका संयुक्त व्यंजन ध्वनि। सर संयुक्त व्यंजन ध्वनि क्या होता है? जरा समझिएगा, नाम से ही स्पष्ट है। संयुक्त, संयुक्त मतलब जोड़ा, संयुक्त मतलब क्या होता है? जोड़ा। अब जोड़े कहने का मतलब ये मत समझ लेना तुम और तुम्हारी वाली, ठीक है? ये मत समझ लेना। जोड़ा का मतलब क्या होता है? कोई दो वर्ण जो है आपस में जब साथ में आए, उसी को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे? जोड़ा कहेंगे, ठीक है? अब आइए बात करते हैं संयुक्त व्यंजन ध्वनि के बारे में कि आखिर संयुक्त व्यंजन ध्वनि क्या होती है। तो यह व्यंजन की बात है, तो यहां पर कौन साथ में आएगा? व्यंजन। अगर मैं कहूं दो जोड़े लड़के, तो कौन आएंगे साथ में? लड़का और लड़की थोड़ी आएगा। 2 जोड़े लड़के हैं तो मतलब जोड़े में भाई साहब क्या आएंगे? लड़के ही सिर्फ आएंगे। लड़की की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लड़की आएगा। यहां व्यंजन की बात हो रही है तो कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ व्यंजन आएगा। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिल जाता है तो जिस व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है उसी को हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो 4 है। और ये 4 कौन कौन से हैं? तो आप यड़ लबा में पढ़े होंगे, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्त्र। ये अब यहां से प्रश्न पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। भाई इस चीज को याद रखिएगा, आपके पेपर में क्यों नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे पूछ देता रहता है कि अक्ष जो है यह किन किन वर्णों के मिलने से बना है। तो ऐसे कंडीशन में आप इसे कैसे याद रखोगे? अगर आपको अंग्रेजी में यड़ लव लिखना आता हो या फिर आपको इन वर्णों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना आता हो तो बिल्कुल भी आप गलती नहीं करोगे। जब देखिए यहां पर क्या है? अक्ष, अक्ष को इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम लोग? के बड़ी वाला एस और एच, ऐसे ही लिखते हो। तो जब भी याद रखिएगा के कहने का मतलब यहां पर आधा का हो गया, और बड़ा एस और एच से क्या होता है? तो खटकोन वाला सा होता है। तो का हलंत और खटकोन वाला सा के मिलने से क्या बन जाता है? आपका अक्षा बन जाता है। वहीं पर त्र की बात करें तो अंग्रेजी में त्र को क्या लिखते हो? टी आर से त्र लिखते हो। टी से अगर बात करें तो आपका त होता है, और यहां पर ए नहीं है बीच में लगा हुआ, इसलिए आधा होगा। और आर, आर से क्या होगा? रा होगा। तो जब भी त हलंत और रा से कोई शब्द बनेगा तो वो क्या बनेगा? त्रा बनेगा।
समझ में आई बात। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका ज्ञ है, ज्ञ का आपने बचपन से पढ़ा होगा, हमें पता है YN से ज्ञ होता है, लेकिन मेरे भाई ये गलत आपने पढ़ा है। अगर ऐसा पढ़ा है तो मैं ये नहीं कहता कि आपने यही पढ़ा है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं तो JYN से पढ़े होंगे, ठीक है। तो जिसने ये पढ़ा है YN से, तो ये आप गलती पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ज्ञ की बात करें भाई साहब, तो JYN से ज्ञ होता है। अब जे से क्या होता है, ज होता है। अब यहां पर बीच में ए नहीं है तो हलंत लगेगा, और YN से आपने चछ जज में पढ़ा है, य होता है। तो जब ज हलंत और य मिल जाए आपस में तो क्या बन जाता है, ज्ञ बन जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। और एक आखिरी जो कि आप अपने पप्पा के नाम के साथ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, श्री तो सभी लोग लिखते होंगे। अरे भाई पप्पा के नाम के साथ नहीं तो श्री राम तो सभी बोलते हो अभी, क्योंकि सभी राम भक्त हैं भाई। चलिए तो यहां पर स्र की बात करें, कभी आपने सोचा है कि यह स्र कैसे बना होगा? नहीं। देखिए जब भी मैं स्र लिखता हूं तो छोटा एस छोटा एच आर, स्र स्र। अब देखिए छोटा एस और एच से क्या होता है, तो तलाब्बे सो होता है। बीच में ए नहीं लगा हुआ है तो यहां पर आधा होगा, और आर से र होता है। तो जब भी छोटा स हलंत और इसके बाद जो है र आपस में मिल जाए तो यह बना लेता है स्र। तो ये सारे के सारे जो है चारों के चारों क्या है भाई साहब, आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण है, संयुक्त व्यंजन ध्वनियां हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आखिरी प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो आप यहां पर फंस सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर इस प्रश्न का ऐसे पोस्टमार्टम करने वाला हूं कि फिर तो इसके एक एक पार्ट के बारे में आप जान जाओगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस क्या है। अयोगभाव ध्वनि जो है, अयोगभाव ध्वनि के बारे में तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि ना तो या तो पूरी तरीके से स्वर वर्ण होता है, स्वर ध्वनि होती है, और ना ही या पूरी तरीके से क्या होता है, तो व्यंजन ध्वनि होता है। परिभाषा तो आप कर लोगे, लेकिन मेरे भाई आपसे पूछा जाए इनके प्रकार जो मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था, एक बताया था अनुस्वार, एक बताया था आपका क्या कहते हैं अनुनासिक, और एक बताया था विसर्ग। हम इन तीनों टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुस्वार के बारे में जान लेते हैं कि आखिर हम इस अनुस्वार का प्रयोग कहां कहां करते हैं। देखिए अनुस्वार जो है भाई साहब, अनुस्वार समझ लेना, कभी जिंदगी में हिंदी गलती नहीं होगा आज के बाद अगर समझ जाते हो तो। देखिए अनुस्वार जो है यह नाक से निकलने वाला शब्द है, इसीलिए हम लोग इसे नासिक के ध्वनि कहते हैं। आप जब भी ऐसे शब्दों का उच्चारण करोगे, जैसे कहो गंगा गंगा, तो ऐसा लग रहा है नाक बंद करके गंगा कह के दिखाओ, बिल्कुल भी आपको सही तरीके से उच्चारित नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं यह एक प्रकार का नासिक के ध्वनि माना जाता है। और नासिक के ध्वनि जिसका जो प्रयोग है यह कैसे किया जाता है, तो इसका प्रयोग हम लोग स्वर के साथ अलग तरीके से करते हैं और व्यंजन के साथ अलग तरीके से करते हैं। सर स्वर के साथ इसका कैसा प्रयोग है, तो याद रखिएगा जो भी नासिक के ध्वनि होती है वह स्वर के उच्चारण के बाद आता है। जब भी जैसे कि गंगा है, जैसे कि क्या है गंगा है, तो भाई साहब ग कहने से क्या है, ग कहने से ग प्लस आ है, ग कहने से ग हलंत प्लस आ है। तो आ क्या है, एक स्वर है, और यहां पर देखिए इसके बाद जो है आपके इस न का उच्चारण होगा। इस ये जो आपका अनुस्वार है, इस अनुस्वार का ड के रूप में यहां पर उच्चारण होगा गंगा। फिर तो आपने क्या देखा कि स्वर जब भी आएगा, ठीक है, जब भी स्वर के साथ ये अनुस्वार आएगा तो स्वर के उच्चारण के बाद ही इसका उच्चारण होगा। लेकिन याद रखिएगा व्यंजन में, किसमें याद रखिएगा, व्यंजन में इसका प्रयोग कैसे होता है, तो जब भी अनुस्वार वाले कोई भी व्यंजन वर्ण वाला शब्द आए तो याद रखिएगा अनुस्वार अपने से बाद में आने वाले व्यंजन के वर्ग का क्या होता है, पांचवा अंग होता है। जैसे गंगा लिखते हैं तो गंगा में देखिए, गंगा में यहां पर देखना ग, और इसके बाद कख ग में आपका ग आता है। यह बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तब आपको यह पॉइंट समझ में आएगा। कहा है कि अनुस्वार अपने बाद आने वाले जो व्यंजन हैं, जैसे कि यहां पर इसके बाद जो आने वाला व्यंजन होगा वो क्या होगा, अंगा होगा कि नहीं। अंगा क्या है, व्यंजन वर्ण है। अब देखिए यह जो है भाई साहब, यह अपने वर्ग के पांचवें, ग जो है कख ग का पांचवा वर्ण है कि नहीं। अब इसके साथ ही लगेगा यह आपका जो है अंग स्वर जो है यहां पर, ये इसके साथ ही लगेगा और ये ऐसे लिखाएगा गंगा, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है। जैसे खंभा, यहां पर समझो खंभा ऐसे लिखते हो, लेकिन यहां पर ध्यान देना ख किस में आता है भाई, ख जो है आपका किस में आता है, तो ख की बात करें तो कख ग में आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर भा की, तो यहां पर देखिए जैसे इसको ऐसे लिखते हो आप खंभा, कैसे लिखते हो, खंभा। तो ये मां आधा जो है यह किसके साथ आया है, यह अपने ही वर्ग के
पांचवें अक्षर के साथ आया है कि नहीं, यही तो कह रहा है। जो व्यंजन वर्ण के साथ अगर ये अनुस्वार वाला शब्द आए तो सीधा याद रखना वह अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण के साथ आएगा। जैसे पफा बाबा में म आता है और इसके बाद भ भी इसी में आता है। आगे बात करेंगे, जैसे है गंदा, क्या है, गंदा, गंदा। तो देखिए गंदा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, ग में अनुस्वार लगा है, यहां पर ये ना है, लेकिन किसका है ये, किसका, किस वर्ग का है, तो आप कहोगे त वर्ग का। और देखो ये न लगा तो द के साथ, तो यहां पर लगा तो ये किसके साथ, यहां पर तथ द में भी द आता है, तो ये अपने ही पांचवें वर्ण के साथ संयुक्त होता है जब भी यह व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ेगा। तो ये बातें समझ में आ गई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अनुनासिक, अनुनासिक वाला में याद रखिएगा, जैसे हम लोग चांद बिंदु का प्रयोग करते हैं चांद लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, चांद लिखने के लिए। जैसे पांव लिखते हैं, जैसे आंख लिखते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं यह इसका प्रयोग कैसे होता है। वैसे हम बात करेंगे तो अनुनासिक भी जो है यह भी नाक से निकलने वाली ध्वनि है, इसीलिए इसे हम लोग नासिक की ध्वनि कहते हैं। अब इसे भी क्या होता है, तो स्वर के साथ एक अलग तरीके से बोला जाता है, व्यंजन के साथ एक अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे कि बात करें, देखिए कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जैसे कि अ और आ के साथ अगर आएगा जब ये अनुनासिक वर्ड, अनुनासिक शब्द, अनुनासिक ध्वनि, तो वह चांद बिंदु के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, देखिए जैसे कि बांस है, क्या है, जैसे कि क्या है आपका बांस। अब बांस कहने से सीधा सीधा मतलब है, बा कहते हैं तो यहां पर आ कहलाता है, बा कहते हैं तो क्या कहलाता है, आ। और मैंने क्या बताया है कि आ और आ के साथ ये जब भी आएगा तो ये चांद बिंदु के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा, चांद बिंदु के रूप में अनुनासिक शब्द। तो यहां पर देख लीजिए, जैसे कि चांद है, क्या है, चांद, चांद कहते हैं तो चांद में क्या है, चा, 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 चा कहते हैं तो आ कहलाता है। और आ के साथ जब भी आएगा यह चांद बिंदु के रूप में आएगा। जैसे आंख, आंख में क्या है, आ है, आ के साथ जब भी आएगा ये चांद बिंदु के रूप में आएगा। लेकिन दो बातें और याद रखिएगा, दो बातें क्या, तो जब भी यह ए के साथ आए या फिर ओ के साथ आए तो यह किसके रूप में, बिंदु के रूप में आएगा। जैसे है जोंक, देखिए जो में ओ है तो इसके साथ चांद बिंदु के रूप में नहीं आया है, इसके साथ जो है यह सिर्फ और सिर्फ बिंदु के रूप में आया है। इसके बाद बात करेंगे, जैसे मान लीजिए रेंज है, रेंज, रेंज, रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो देखिए रे में ए लगा है, रे में क्या लगा है, ए लगा है, और जब भी ए के साथ आया है तो वह ऊपर में अनुस्वार लेकर आया है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक बिंदी लेकर आया है, चांद बिंदी लेकर नहीं आया है। ये दो बातें याद रखेंगे। और आ के साथ हो तो चंद्र बिंदु के साथ आएगा, ए और ओ के साथ हो तो किसके साथ आएगा, या सिर्फ और सिर्फ बिंदु के साथ आएगा। और एक आखिरी है आपका विसर्ग, एक आखिरी क्या है, विसर्ग है। तो विसर्ग के बारे में समझ लीजिए, यह किसके साथ, यह जो आता है तत्सम शब्द के साथ आता है। तत्सम की बात करें तो कैसा शब्द, जो संस्कृत का शब्द हो, संस्कृत का शब्द जिसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। व्याकरण में आपने पढ़ा होगा शब्दों के प्रकार में। तो भाई साहब जैसे लिखिए, आप लिखते हो दुख, दुख, जैसे लिखते हो प्रायः, जैसे लिखते हो छह, छह, जैसे लिखते हो अतः, ये सभी के सभी तत्सम शब्द है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, जहां भी ये प्रयोग होगा विसर्ग, इसका उच्चारण ह के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, विसर्ग जहां भी प्रयुक्त होगा उसका उच्चारण जो है ह के रूप में होगा। जैसे कहते हैं दुख, दुख, जैसे कहते हैं प्रायः, प्रायः, यह, यह, छह, छह, अतः, अतः। तो यानी कि सीधा सीधा याद रखिएगा कि वैसी ध्वनि जो तत्सम शब्दों के साथ तो आती है, लेकिन जब भी आती है भाई साहब अपना उच्चारण ह के रूप में लेकर आती है, उसे विसर्ग ध्वनि कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आयोग बाह के प्रकारों के बारे में आप समझ गए होंगे। और देखिए ये क्लास आपको रिवाइंड करके 2 से 3 बार देख लेना है, इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। आपको कहिएगा तो मैं इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। और देखिए आपके पेपर में मैं गारंटी लेता हूं, इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसके बाहर चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, लॉन्ग टाइप हो, शॉर्ट टाइप हो, कुछ नहीं पूछा जाएगा। तुम पढ़ लो ध्यान से। और मेरे भाई अगर ध्यान से पढ़ लेते हो तो पूरी तरीके से आप एग्जाम को 4 के आओगे। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।